रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस कवर करें। रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस, और साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में पहला टॉपिक, पहला चैप्टर मापन, मात्रक और मापक यंत्र, इसके साथ साथ भौतिक राशियाँ। पहला चैप्टर में इन 4 उप चैप्टर को यानी उप भाग को हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज हमें करना है यांत्रिकी। आज हमें करना है यांत्रिकी। और यांत्रिकी में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। यांत्रिकी में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो कार्य, दूसरा ऊर्जा, ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और इसको एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। तो चलिए, भागना नहीं है बल्कि पूरा क्वेश्चन देख के जाना है। कम से कम शुरुआत के 5 मिनट समय दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। बस वादा करते हैं कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो समझ में ना आए, बल्कि हर क्वेश्चन को हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा, इसकी 100% हम गारंटी लेते हैं। तो बस बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, अंत तक वीडियो में बने रहिए, देखिए ठीक। पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सहित न्यूमेरिकल भी हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। अधिक काम कर सकता है, काम मतलब कार्य के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? कार्य के बारे में कह रहा है। कार्य क्या होता है, सब पहले समझते हैं कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या है? कार्य बराबर बल और बल की दिशा में हुई विस्थापन। बल और बल की दिशा में हुई विस्थापन को ही कार्य कहा जाता है। यानी कार्य बराबर W बराबर, आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, यानी एफ एस, यहाँ थीटा नहीं है तो एफ एस हो जाएगा। एफ यानी कि बल, एफ यानी कि बल और एस यानी कि विस्थापन। बल और बल की दिशा में विस्थापन, तो 2 चीज़ें यहाँ आती है, बल और बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ से पकड़ सकते हैं हम लोग कि कोई भी वस्तु हो जिसमें जितना अधिक विस्थापन होगा, जितना अधिक बल लगेगा, उसमें मतलब उसका काम उतना ही अधिक होगा। तो अधिक काम मतलब इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो एक घूमता हुआ पहिया, एक बंदूक की चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा। इन सभी में बंदूक की एक चलती हुई गोली का विस्थापन अधिक होगा, सबसे अधिक दूरी तय करेगी, सबसे अधिक विस्थापित होगा, जिससे हमारा काम अधिक होगा। ठीक, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। बंदूक की एक चलती हुई गोली सबसे अधिक काम करेगा इन ऑप्शनों में। चलिए डिस्कशन पढ़ लेते हैं इसका। तो किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए क्या? तो एक तो बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी, बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। ठीक, विकल्प बी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आपको पता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित कर सकता है, अधिक दूर तक विस्थापित कर सकता है, तब बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल दे दिया है। कितना? 20 न्यूटन बल दे दिया है। 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करती है। यानी विस्थापन दे दिया है कितना? तो 2 मीटर विस्थापन दे दिया है। और 20 जूल कार्य करता है, कार्य भी दे दिया है कितना? 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो चलिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। ठीक, तो यहाँ दे दिया है कार्य कितना है? 20 जूल, तो हम 20 लिख सकते हैं। 20 जूल तो 20 बराबर एफ कितना? बल कितना है? बल है 20 न्यूटन, बल कितना है? 20 न्यूटन, गुना एस विस्थापन कितना है? विस्थापन है 2 मीटर, विस्थापन कितना है? 2 मीटर, और इंटू कोस थीटा। तो पता है आपको 20 से 20 कट जाएगा, 20 से 20 का हो जाएगा, कट जाएगा। इधर 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, यहाँ एक छिपा हुआ है, तो 1/2 बराबर हो जाएगा आपका कोस थीटा। 1/2 बराबर कोस थीटा। तो कोस कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो इधर 1/2 लिख सकते हैं। कोस 60 का मान किसका? कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 बराबर कोस थीटा, कोस 60 बराबर कोस थीटा। कोस से कोस खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1/2 है, तो कोस कितना का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 का मान 1/2 होता है, अपना आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पोटर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। 12 केजी इसका द्रव्यमान दे दिया है कितना? 12 केजी इसका द्रव्यमान कितना दे दिया? 12 केजी, और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी ऊंचाई दे दिया। ऊंचाई कितना दे दिया है? 1.5 मीटर। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, कार्य निकालना है। और जी का मान दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए तो हम यहाँ
क्या लगाना है, तो यहाँ देखिए तीन चीज़ दे दिया है, तीन चीज़ दे दिया है। क्या दे दिया है, तो एक तो मास दे दिया है, इसका द्रव्यमान दे दिया है, मास दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है। दूसरा इसका ऊंचाई दे दिया है, दूसरा इसका ऊंचाई दे दिया है। और तीसरा जी का मान दे दिया है। तो एक फार्मूला हमें ध्यान में आता है, ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता होती है, क्या होती है, ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता भी ऊर्जा होती है। और इसमें द्रव्यमान हो, जिसमें ऊंचाई हो और जिसमें जी हो, तो वह जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और यह जो है स्थितिज ऊर्जा यानी कार्य बराबर यहाँ लग जाएगा आपका mgh। क्या लग जाएगा, mgh। तीन चीज़ें दे दिया है, तो आपको पकड़ना है जो दे, बस फार्मूला ध्यान में लगा देना है। तो W बराबर यहाँ क्या लग जाएगा, W बराबर लग जाएगा, कार्य बराबर लग जाएगा mgh। क्या लग जाएगा, mgh। m का मान कितना है, मास है 12 kg, g का मान कितना है 10 है, और h का मान कितना है 1.5 है। 1.5 है, दशमलव से पता है आपका 10 खत्म हो जाएगा, क्योंकि बटा में 10 जाएगा। और 12-15 में गुना करेंगे तो 12-15 180 हो जाएगा, 12-15 180 हो जाएगा, 180 जूल अपना आंसर हो जाएगा, 180 जूल। तो यह पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अभी तक देखें तो दो फार्मूला हमें ध्यान में रखना है, दो नहीं तीन, कार्य में टोटल तीन फार्मूला ध्यान में रखना है। एक तो W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस अगर थीटा का मान देते एफ एस कोस थीटा, ना तो नहीं तो एफ एस बस इतना से बन जाएगा, ठीक। दूसरा एक W बराबर क्या, अगर स्थिर ऊर्जा की बात करें तो mgh, क्या mgh। और तीसरा वेग परिवर्तन के हिसाब से देता है कि मतलब इतना वेग से इतना वेग करना है, वेग में परिवर्तन तो वहाँ हो जाता है आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी पे चला जाता है। काइनेटिक एनर्जी जिसमें हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम हो जाएगा, और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो ये तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से ध्यान में रख लेंगे, हाफ एम इंटू V2 के स्क्वायर माइनस V1 के स्क्वायर, एक mgh। और तीसरा क्या, तो एफ एस कोस थीटा या एफ एस, ठीक। तो इन तीन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, तीन फार्मूला हमें ध्यान में रखना है इसमें, ठीक। और यही तीन से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यानी दूरी दे दिया है कितना, 4000 मीटर की दूरी तय करता है, और किया गया कार्य कितना है, तो किया गया कार्य आपका कितना है, 20,000 जूल है। कितना है, 20,000 जूल है, 20,000, ठीक है। किया गया कार्य 20,000 जूल है। तो लागू किया गया बल कितना होगा, लागू किया गया बल, तो हमें बस वही काम करना है, W बराबर एफ एस, W बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, ठीक। कार्य दे दिया है कितना, कार्य दे दिया है 20,000 जूल, कार्य दे दिया है 20,000 जूल। और एफ एस बल तो पूछा है, एफ मतलब बल, फोर्स, तो बल तो पूछा है, तो बल का बल एफ ही रहने दीजिए। और एस कितना है, एस यानी विस्थापन कितना है, 4000, विस्थापन कितना है 4000 मीटर। तो 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 5 20 कट जाएगा, ठीक है। तो बल बराबर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन, बल बराबर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। चलिए समझ में आ गया होगा, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश के रूप में, कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, डैश के रूप में, कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जमीन के ऊपर स्थितिज ऊर्जा है, तो इसे किस रूप में परिभाषित किया जाएगा, इसे जो परिभाषित किया जाएगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर बिंदु पर उठाने, एक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ना होगा, ठीक। जमीन से ऊपर तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, जैसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। आज ये ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्कशन देख लेते हैं। तो जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, मतलब द्रव्यमान दे दिया है कितना, द्रव्यमान दे दिया है 1 kg, एक ऊंचाई दे दिया है कितना, ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर। और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य पूछा है, जबकि जी का मान दे दिया है। तो तीन चीज़ें यहाँ दे दिया है, पता है आपको, एम दे दिया, द्रव्यमान दे दिया है, और ऊँचाई दे दिया है, और जी दे दिया है। तो एम जी और एच लगा देना है, mgh लगा देना है। बाद बाकी हमको कुछ नहीं करना है, आंसर आप खुद बताइएगा, ठीक। mgh में क्या हो जाएगा, तो mgh में देख लीजिए 1 हो जाएगा, गुना जी का मान 9.8 है, और एच कितना है 10 है, एच कितना है 10 है, ये 8 है, 0.8 हटाइएगा तो बटा में 10 आएगा, यह इससे कट जाएगा, तो 98 जूल, सीधी सी बात है 98 जूल। लेकिन माइनस और प्लस दोनों ऑप्शन में है, माइनस भी है और प्लस भी है, तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है क्या, कि अगर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जाए तो वह ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उठा रहे हैं, और यहाँ गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तो ये तो उसको विरुद्ध हो रहा है, उसके विरुद्ध हो रहा है, तो इसका यह जो हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो -98 जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको, इस पॉइंट को भी पकड़ के चलना है आपको, -98 जूल, -98 जूल।
कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए यहाँ देख लेते हैं, बस ऑप्शन सब समझ लीजिए कि यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, यदि विस्थापन किसके विपरीत हो, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा, तो कार्य ऋणात्मक होता है। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, बल लग रहा है गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है और हम उसे ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो बल की दिशा के विपरीत हो रहा है, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इस प्रकार अपना आंसर हो जाता है 98 जूल। क्या 98 जूल। तो ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि एक कुली जमीन से 20 केजी सामान उठाता है, जमीन से 20 केजी सामान उठाता है, द्रव्यमान दे दिया कितना 20 केजी, और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, ऊंचाई दे दिया और जी का मान दे दिया। तो काम की गणना करना है, कार्य निकालना है और 3 चीज़ें दे दिया, mgh दे दिया है तो आपको लगा देना है mgh क्या है तो 20 गुना जी का मान कितना है 10 और गुना ऊंचाई कितना है 2, तो 20 दाएं के 200 200 दूना 400 जूल हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर विस्थापन दे दिया है कितना 1 मीटर, 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है, बल दे दिया है कितना, बल दे दिया है 1 न्यूटन। तो किए गए कार्य की गणना करें तो कार्य आपको करना है, क्या दिया है, एक तो बल दे दिया F दे दिया है, एक विस्थापन दे दिया है S दे दिया है, तो W बराबर FS लगा दीजिए, W बराबर FS यानी 1 गुना 1, तो सीधी सी बात है 1 जूल हो जाएगा आपका आंसर, 1 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य खड़ा है। क्या है, खड़ा है। देख लीजिए यहाँ ये दे दिया है कि वह खड़ा है, खड़े यात्री है, खड़ा यात्री है मतलब विस्थापन नहीं है, उसमें क्या नहीं है, विस्थापन नहीं है, उसमें क्या नहीं है, विस्थापन नहीं है। और जिसमें विस्थापन हो, अगर विस्थापन शून्य हो जाता है तो वह कार्य भी शून्य हो जाएगा, कार्य भी क्या होगा, कार्य भी शून्य होगा। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य, विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल, और बल की दिशा में विस्थापन यही ना होता है। ठीक, बल तो है 10 किलोग्राम, किलोग्राम क्यों, बल क्यों, क्योंकि यहाँ वजन दे दिया है, तो वजन या भार बोले तो वह मतलब बल के बराबर होता है, बल ही होता है। तो 10 और विस्थापन 0 है तो टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा। बताए हैं भाई 3 फार्मूला को, बताया है तो वही है। यहाँ दे दिया है क्या, ए में दे दिया है 4 किलोग्राम, 40 नहीं है 4 किलोग्राम है। ठीक है, और यहाँ दे दिया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। तो एक तो दे दिया है वेग इसका 5 मीटर प्रति सेकंड और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाना है, 10 मीटर प्रति सेकंड तक क्या करना है, बढ़ाना है, 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड इसका कार्य क्या करना है, हमें बढ़ाना है। तो आइए 3 चीज़ें हम बताते हैं, 3 फार्मूला, उसमें से एक फार्मूला यहाँ लग जाएगा, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बढ़ाना है तो हाफ एम वी स्क्वायर में हम लोग लेके चलेंगे, सॉरी आ जाइए। तो यहाँ ध्यान में रखना है, हमें हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम और वी स्क्वायर में पकड़ना है V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। यहाँ से देख लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 एम कितना है, एम 4 है और V2 का स्क्वायर V2 कौन है, यही 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब माइनस V1 का स्क्वायर, तो V1 कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ 100, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 100 में से अगर 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं गुना में आपका 75, काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा और 75 में 2 से गुना करेंगे तो 75 दूना 150 जूल अपना आंसर हो जाएगा, कितना 150 जूल अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको कि आप समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं, चलिए आ जाइए, यहाँ से भी समझ लेते हैं, यहाँ से भी देख लीजिए एक बार, क्या वस्तु पर किया गया कार्य। देखिए यहाँ जो दे दिया है, देखिए इतना से बढ़ाने के लिए वस्तु पर किए गए कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, और इसीलिए वस्तु पर किए गए कार्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर में 1/2 यानी हाफ एम यानी V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इस प्रकार से अपना आंसर हो जाता है कितना 150 जूल। चलिए
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति से गिराया जाता है। यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ जो आपको दे दिया है 0.1 किलोग्राम वजन यानी भार दे दिया है 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम दे दिया है वजन दिया है, यह पॉइंट पकड़ना है। और विस्थापन दे दिया 2 मीटर की दूरी से गिरती है, 2 मीटर विस्थापन इसका दे दिया है। जी का मान दे दिया है 9.8, जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया है यहाँ देखिए, यहाँ दे दिया आपका वजन दे दिया है, वजन दे दिया यानी कि बल दे दिया है, सीधी सी बात। mgh एम दे दिया, सॉरी वजन किलोग्राम में एम दे दिया, जी दे दिया और एच दे दिया, mgh दे दिया। तो mg से लगा दीजिए ना, mg से लगा देंगे तो 0.1 हो जाएगा, जी का मान 9.8 हो जाएगा और एच 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो 98 में 2 से गुना करेंगे, 98 दूना हो जाएगा 196 और 2 दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, 1.96 जूल, 1.96 जूल। देखिए लग गया ना यहाँ। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या, mgh। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर लगने वाले बल, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा। तो सीधी सी बात, पहले हम लोग पढ़ें तो अगर विस्थापन उसका शून्य होता है तो कार्य भी शून्य होगा, विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर तक ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताएंगे ना बताएंगे। ठीक, दे दिए, देखिए यहाँ बल दे दिया 120 न्यूटन बल दे दिया, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। ठीक, तो इसके द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य दे दिया है तो देखिए यहाँ क्या दे दिया है, यहाँ एच दे दिया, यहाँ एच दे दिया और यहाँ न्यूटन का भार, सॉरी भार दे दिया। भार का मतलब क्या, भार जो है वेट बराबर होता है mg, मतलब यहाँ m भी है और जी भी है, द्रव्यमान भी है और जी गुरुत्वीय त्वरण भी लगा हुआ है यहाँ भार में, तभी तो भार होता है। और भार का ऐसा मात्रक न्यूटन ही होता है, बल का भी न्यूटन और भार का भी न्यूटन। ठीक, तो इसमें एम जी लगा हुआ है, एम जी। जैसे एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो यहाँ कौन त्वरण है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, तो वही है। ठीक, एम जी और एम जी 120 हो गया। ठीक, और एच का मान कितना है, एच का मान 2 है, एच का मान कितना है 2, तो एम जी एच हो गया। ठीक, तो 120 दूना 240, 120 दूना 240 जूल आंसर हो जाएगा, 120 दूना 240 जूल। चलिए, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो, यदि कार्य का मान क्या हो, धनात्मक, यदि कार्य का मान क्या हो, धनात्मक, कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर धनात्मक है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ है कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, क्या है, खड़ा है, मतलब विस्थापन है, विस्थापन नहीं है, विस्थापन जीरो है, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, यहीं से पकड़ा गया होगा कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर ए होगा, अपना आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब कब धनात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में हो, जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होगा, और जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। इससे पहले एक क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो विस्थापन अगर बल की दिशा में, विस्थापन अगर बल की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होगा, और विस्थापन अगर बल के विपरीत दिशा में हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। चलिए लंबवत वाली बात में तो क्या हो जाएगी, कार्य शून्य हो जाएगी। अगर लंबवत दे दे यानी 90 डिग्री पर दे दो तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा cos 90 आ जाएगा, cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है। अब पता है आपको, जीरो से कुछ भी गुना करेंगे तो टोटली जीरो हो जाएगा, तो कार्य जीरो हो जाएगा। ठीक, विस्थापन नहीं होता है। चलिए
सुनना, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक, विपरीत दिशा में हो तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा। कार्य शून्य होने के बीच में तभी हम लोग देखें अगर 90 डिग्री हो जाए, अगर 90 डिग्री हो जाए cos 90, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान शून्य होता है तो टोटली शून्य हो जाएगा, टोटली शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि किया गया कार्य शून्य हो, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो कोण 90 डिग्री हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, क्या 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी यानी विस्थापन 100 मीटर है, 500 न्यूटन का भार उठाता है, 500 न्यूटन का भार उठाता है, 500 न्यूटन का, इसके द्वारा कार्य, इसके द्वारा किया गया कार्य, तो इसके द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, W बराबर एफ एस लगा देना है, W बराबर एफ एस, एफ कितना है, बल कितना है, बल 500, बल कितना है 500 और एफ एस यानी विस्थापन कितना है 100 मीटर, तो 500 में 100 से गुना कर दीजिए, 500 में 100 से अगर गुना करेंगे, क्या मिस्टेक बाबू, आंसर सुन दिए हुए है कैसे, देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, मतलब उठा के वो चल रहा है, वस्तु को विस्थापित नहीं है कर रहा है ना, सोचिए उठा के वो चल रहा है। ठीक है, उसके द्वारा किया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा। किस हिसाब से शून्य होगा, क्योंकि वह 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का जो भार है वो उठा के चल रहा है, मतलब वह वहीं पे है, समय सॉरी जो वस्तु है वहीं पे है, ठीक, बस वह उठा के चल रहा है, तो इसीलिए कार्य क्या है, इसीलिए कार्य हो जाएगा शून्य, इसीलिए कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये डिस्कशन पढ़ के समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखिए कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर, 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर तक चलता है, ठीक, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्यों, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री, सॉरी इस हिसाब से होगा, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब वह उठा के सर पे उठा के चल रहा है, इसका मतलब सर पे उठा के चल रहा है, लंबवत है, ठीक, तो 90 डिग्री हो जाएगा और 90 cos 90 का मान शून्य होता है, cos 90 का मान शून्य होता है तो टोटली शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, किस मामले कोई कार्य नहीं होता है, देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, एक गड्ढा अपनी पीठ पर वजन लेके चला है, तो वही बात, पीठ पर वजन लेके चल रहा है, लंबवत है तो 90 cos 90 और cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, ध्यान में रख लेना है। देख लेते हैं डिस्कशन से कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेके चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है, लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है मतलब 90 डिग्री पर है, कितना पर है, 90 डिग्री पर है और cos 90 डिग्री का मान शून्य होता है तो टोटली कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, बल दे दिया है कितना, 20 न्यूटन बल दे दिया है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है, 4 मीटर विस्थापन दे दिया है, 4 मीटर, तो कार्य क्या होगा, कार्य W बराबर एफ एस, 20 में 4 से गुना कर दीजिए, 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 चौके 80 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान उठाता है, 15 kg का सामान उठाता है, भार दे दिया है कितना, 15 kg, द्रव्यमान दे दिया है 15 kg और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर उठाता है, 1 मीटर ऊपर ऊंचाई दे दिया है और जी का मान दे दिया है, तो mgh लगा दीजिए, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, आपको बना लेना है, mgh लगा देना है, यहाँ m है, यहाँ क्या दे दिया, m दे दिया है, ठीक है, यहाँ g का मान दे दिया और यहाँ h का मान दे दिया है, mgh लगा दीजिए, mgh लगा देना है आपको, mgh लगा देना है आपको। अगला क्वेश्चन कार्य होता है यदि, कार्य होगा यदि उसमें ऊर्जा हो, कार्य होगा यदि उसमें ऊर्जा होगी तभी कार्य करने की क्षमता ही तो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, तो ऊर्जा है तो कार्य होगा। और 1 किलो जूल में कितना जूल होता है, तो 1 किलो जूल में आपको 1000 जूल होता है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, सीधी सी बात बोल दी है, लंबवत हो मतलब 90 डिग्री पर हो, लंबवत हो तो 90 डिग्री और 90 डिग्री मतलब cos 90 का मान 0, तो टोटली 0, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा कार्य। चलिए कोई दिक्कत ना जी ना। अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रयुक्त बल पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, विस्थापन पर निर्भर करता है, या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है कार्य, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर देखा जाए तो W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा,
W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ एक चीज़ है, यहाँ क्या है, एक चीज़ तो बल दे दिया, एक चीज़ यहाँ क्या दे दिया है, बल दे दिया, एक चीज़ यहाँ क्या दे दिया है, बल दे दिया गया एफ, ठीक। दूसरा चीज़ यहाँ दूसरा क्या दे दिया है, एस दे दिया है, मतलब विस्थापन दे दिया है, दूसरा विस्थापन दे दिया है। और तीसरा क्या दे दिया है, कॉस थीटा, थीटा का मान दे दिया है, थीटा का मान बल एवं विस्थापन के बीच के कोण, बल एवं विस्थापन के बीच का जो कोण है वह दे दिया गया है, ठीक। तो यही तीनों पर यह क्या करेगा, निर्भर करेगा, बाद बाकी पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि प्रयुक्त बल पर तो जरूर करेगा, बल पर करेगा। वस्तु के द्रव्यमान पर या क्या इसमें कहीं द्रव्यमान की बात है, एम द्रव्यमान है इसमें कहीं, तो कहीं भी नहीं है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन एस है, एस क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन पर निर्भर करेगी। और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर तो cos थीटा है, बल एवं विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा। तो यह भी अपना आंसर हो जाएगा, एकदम सही करेक्ट है, ठीक। और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना बी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वही बात, तीन चीज़ें अभी जो हम लोग जाने हैं, विस्थापन पर करेगा, बल पर करेगा, और बल और वस्तु के बीच के बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करेगा, किस पर ना करेगा, तो द्रव्यमान पर निर्भर ना करेगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। सेम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, कौन अधिक कार्य करेगा। ऑप्शन देख लीजिए, उठा हुआ हथौड़ा, तेजी से आता हुआ पत्थर, घूमता हुआ पहिया और एक चली हुई गोली। तो एक चली हुई गोली सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था। आ जाइए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए कार्य की गणना करे। क्या दे दिया है, 10 केजी द्रव्यमान दे दिया है, ठीक है, ऊपर मतलब हाइट दे दिया है, ठीक है, और जी का मान दे दिया है। तो क्या लगा देना है आपको, एम दे दिया, ठीक है, जी दे दिया, एच दे दिया, लगा दीजिए एम जी एच, एम जी एच, एम जी एच की जय हो, जय हो। डैश कार्य कहलाता है, कार्य क्या कहलाता है, कार्य बराबर W बराबर एफ एस मतलब बल और विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, अपना आंसर हो जाएगा कि तोरा बिना अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य 56 जूल है, किसी वस्तु पर किए गए कार्य 56 जूल है, कार्य दे दिया है 56 जूल, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, बल दे दिया है 7 न्यूटन। तो विस्थापन ज्ञात करना है, तो पता है आपको लगा देना है W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस, कार्य दे दिया है कितना 56 जूल, तो 56 हो जाएगा, बराबर एफ 7 न्यूटन दे दिया है, और एस तो निकालना है, विस्थापन तो निकालना है, 7 से कट जाएगा, 7 8 56, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 8 मीटर, विस्थापन कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, 5 मीटर विस्थापन दे दिया है, 10 न्यूटन का बल दे दिया है। तो किया गया कार्य कितना है, तो कार्य W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस 10 × 50 जूल, 10 × 50 जूल, अपना आंसर 10 × 50 जूल। इसमें समय नहीं देना है। किसी वस्तु पर किया कार्य निर्भर करता है, बताएं कि ना बताएं, बताएं कि ना बताएं। एफ एस कॉस थीटा पर निर्भर करेगा, एफ एस कॉस थीटा बल पे करेगा, विस्थापन पर करेगा, और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करेगा। बाद बाकी जो बच गया उस पर ना करेगा, तो ना करेगा किस पर, वस्तु के द्रव्यमान पर ना करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर ना करेगा, यानी टोटली डी पे नहीं करेगा। किस पर कौन सही है, तो ए बी सी सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाएगा। कि कैसे हो जाला प्यार, अखियाँ के लड़ते लड़ते हो। आजा अगला क्वेश्चन है कि यदि बल जीरो हो, यदि बल जीरो हो तो कार्य क्या होगा, कार्य भी जीरो हो जाएगा, कार्य भी क्या होगा जीरो। क्योंकि एफ एस या एफ डी कुछ भी कहिए, इन दोनों में से कोई जीरो होगा तो जीरो होगा, इन दोनों में से कोई जीरो, तीनों में से कोई जीरो, अगर थीटा का मान भी दे दे तो भी 90, तो जीरो हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पोटर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है, 12 केजी का सामान उठाता है, दे दिया है 12 केजी, और उसे ज़मीन से इतना ऊपर अपने सिर पर रखता है, हाइट दे दिया है, जी का मान दे दिया है, एम जी से लगा देना है, आगे नहीं बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, बल दे दिया है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, विस्थापन दे दिया है। तो कार्य क्या होगा, तो दोनों का गुणा के 25 × 125 जूल, W बराबर एफ
एस या एफ डी, कुछ भी बोलिए। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, धक्का दे, लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, विस्थापित करने में विफल रहे, विस्थापन नहीं है। और जब विस्थापन नहीं है तो सीधी सी बात है कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य क्या होगा? डब्ल्यू बराबर एफ एस लगा दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, 12 चौके 48 जूल हो जाएगा, कुछ नहीं बोलना है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? पिंड द्वारा किया गया कार्य 3 चीज़ें पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा? आपको पता है किस पर नहीं करेगा, तो वस्तु के प्रारंभिक विस्थापन पे करेगा, आपको पता है किस पे करेगा, विस्थापन पर करेगा, बल और विस्थापन के बीच के कोण पे करेगा, तीसरा बल पे करेगा, तो किस पे नहीं करेगा वो आपको समझ में आ गया होगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करेगा। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है, अब हम नहीं बोलेंगे। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, अब ये भी नहीं बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है? उनमें से एक क्या है? तो बल की आवश्यकता नहीं है जी हुजूर, नहीं, बल की आवश्यकता होती है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए जी हुजूर, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। जब तक वस्तु विस्थापन नहीं होगा, वस्तु का विस्थापन नहीं होगा, तब तक कार्य कैसे होगा? जब वस्तु का विस्थापन नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? तो यह सही है अपना आंसर बी। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल यही कहलाता है कार्य। बल और विस्थापन के बीच का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल है बल और विस्थापन का। बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? किया गया कार्य कहा जाएगा। बल भी है और मतलब विस्थापन भी है, तो कार्य होगा, कार्य होगा। किसी पिंड का कार्य तभी किया जाता है जब पिंड का कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, कार्य तभी किया जाता है, ऊर्जा होगा तभी ना। अगला देखिए, लागू किए गए बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो, कितना डिग्री का कोण हो? 90 डिग्री का कोण हो, तो किया गया कार्य क्या होगा भाई साहब? तो पता है आपको, कार्य शून्य होगा। कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। बल और वस्तु के बीच विस्थापन 90 डिग्री ठुन्ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है, ध्यान में रखना है। अरे, एक मजदूर भूमि से 10 केजी सामान उठाता है, 10 केजी सामान उठाता है, दे दिया है द्रव्यमान कितना? 10 केजी मास दे दिया है, और भूमि से 1 मीटर ऊपर ऊंचाई दे दिया है, सिर पर रखता है, जी का मान दे दिया है, mgh आपको लगा देना है, mgh। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य, तो पता है कार पर हवा द्वारा कार्य विरोध में विपरीत दिशा में वह मतलब कार को रोक रही है, सीधी सी बात है, विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कि हम जानते हैं तुम हमें फरियाद करोगे, गलती। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक लड़की जिसका वजन दे दिया है कितना? 200 न्यूटन है, मतलब बल दे दिया, भार दे दिया। एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ रही है, विस्थापन है, जी का मान दे दिया है, जी का मान दे दिया है, तो वृक्ष पर चढ़ने वाली लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य क्या होगा? 3 चीज़ें दे दिया है, एक तो mg दे दिया है यहाँ, mg दे दिया है यहाँ, ठीक है, और एक तो हाइट दे दिया है, तो यह जी का मान से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि mg तो दे दिया है, कितना mg दे दिया है? 200, mg या h हो जाएगा कितना? 2, तो 200 दूना 400 जूल, 200 दूना 400 जूल। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करता है, क्या दे दिया है? बल दे दिया है, 500 न्यूटन की एक नियत बल से 15 किलोमीटर दूरी दे दिया है, 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो कार्य क्या होगा? W बराबर एफ एस, W बराबर एफ और एस गुना कर दीजिए, 15 × 5 = 75, डबल 0 हो जाएगा,
डबल जीरो हो जाएगा, लेकिन ध्यान में रखना है 15 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, क्योंकि दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 75 पर 2 3 5 गो शून्य, 2 और 3 5 गो शून्य, सी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की विस्थापित करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य हो क्या होगा, बताएं हो। चलिए बता देते हैं। 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, 5 केजी द्रव्यमान दे दिया है, 5 केजी, 2 मीटर विस्थापन दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, क्या क्या दे दिया, तो एक तो द्रव्यमान दे दिया है, एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करते हैं, यह आपका क्या दे दिया, एस दे दिया, विस्थापन दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, और इतना न्यूटन का एक क्षैतिज बल एफ दे दिया, एफ दे दिया, या एम जी कहिए, तो एम जी एच लगा देते हैं डायरेक्ट, नहीं एफ एस लगा देते हैं, कुछ नहीं, एफ एस बल और विस्थापन, बल और विस्थापन तो 10 दूना 20 जूल, 10 दूना 20 जूल, बल गुना विस्थापन, डब्लू बराबर एफ एस, डब्लू बराबर एफ एस, छोड़ दीजिए, ये 5 केजी इसमें है, 5 केजी इसमें है 10 न्यूटन में। अगला क्वेश्चन है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो किए गए कार्य की मात्रा का बना लीजिएगा ना, ददाई के 100 जूल, और दे दिया ना 10 मीटर की दूरी, विस्थापन दे दिया है, बल दे दिया है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, गुना कर दीजिए ना, बात खत्म हो गया। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करती है, 50 न्यूटन का बल है और एक वस्तु को इतना विस्थापित करती है, तो कार्य क्या होगा ना बताएंगे। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है, गतिशील नहीं होता है तो इसे क्या कहा जाए, कार्य नहीं हुआ कहा जाएगा। कार्य हुआ ना जी, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य कहाँ से होगा, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य कहाँ से होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य होगा। अरे कहला बार बार पूछता है क्यों क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य का एक गुण नहीं है तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा है, ओकरा अलावा कोई नहीं है, तो कार्य का एक गुण नहीं है, तो देख लेते हैं क्या नहीं है। अच्छा ऑप्शन दूसरा टाइप का है ना। फिर देखिए कार्य की दिशा होती है तो कार्य में दिशा नहीं होती, कार्य एक अदिश राशि है, ध्यान में रखना। कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, ठीक। कार्य हो, ऊर्जा हो या शक्ति हो, तीनों के तीनों अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। कार्य किए जाने पर एक वस्तु बल लगा जाना आवश्यक है, बल तो होगा ही होगा, बल तो होगा ही होगा, परिमाण होता है, ठीक है, और विस्थापन होना ही होना है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। इसे ही आ जाइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 200 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी ना बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, डब्ल्यू बराबर एफ एस लगाइए ना जी, डब्ल्यू बराबर क्या एफ एस, डब्ल्यू कितना दे दिया है 2000, डब्ल्यू कितना दे दिया है 2000 जूल, एफ कितना दे दिया है 4000, एफ कितना दे दिया है 4000, एफ बस हो गया काम खत्म। 3 जीरो से 3 जीरो, 2000 दूना 4000, 2000 दूना 4000, इधर एक बचा हुआ इधर बटा में चला आएगा, 1/2, 1/2 कहने का मतलब कितना होगा, 1/2 कहने का मतलब 0.5 मीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर आंसर अपना। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 500 न्यूटन के बल से ट्रॉली खींचता है और जिसे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य क्या होगा, तो बताइए हो, बताइए, गुना ना कर लीजिएगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस, एफ दे दिया है, एस दे दिया है, गुना कर लीजिए, अपना आंसर हो जाएगा। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है, भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है, 20 केजी, चलिए, और 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, विस्थापन दे दिया, हाइट दे दिया, जी का मान दे दिया, एम जी एच लगा दीजिए, अब ना पूछिए सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से इतना मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, एम जी एच। एक लड़का 4 केजी की स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी, पकड़ ले है, उसी क्या करता है, देखिए 30 सेकंड तक पकड़ता है, 30 सेकंड तक पकड़ता है, विस्थापित हो रहा है नहीं हो रहा है, और जब विस्थापन 0 तो कार्य भी क्या होगा 0, विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। जी हुजूर, कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो, कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, जब ऊर्जा हो, ठीक।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, वो धक्का देते रह जाएगा लेकिन दीवार कहीं हिलबो नहीं करेगा। जब हिलबो नहीं करेगा, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य। अगला क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, कहला बार बार देता है हो, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, लंबवत हो मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री कोस 90 का मान 0, तो कार्य भी 0, कार्य भी 0। देखिए कितना बार पूछा है ना, बोले कि बस वीडियो में बने रहिए ना, टोटली क्वेश्चन याद हो जाएगा जी। देखिए, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश किया, डैश हो तो किया क्या चाहिए, ऋणात्मक। देखिए सुनना नहीं है, ऋणात्मक। अगर शून्य कहता है तो 90 डिग्री, ऋणात्मक कर रहा है तो 180 डिग्री, ऋणात्मक कर रहा है तो 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री, ध्यान में रखना है। ऋणात्मक मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, बल 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ठीक। उस 5 मीटर तक हटाया जाता है, मतलब विस्थापन हो रहा है, तो कार्य क्या होगा, तो W बराबर एफ एस, W बराबर 125 पचे 625 जूल, 125 पचे 625 जूल। उसके बाद देखिए कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, दोनों चीज़ दे दिया है, बल भी दे दिया है और विस्थापन भी दे दिया है। तो बल और विस्थापन W बराबर एफ एस गुना कर दीजिए, 5 दाएँ के 500 जूल। उसके बाद देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, कहला शून्य होगा। वृत्ताकार पथ है और एक चक्कर लगाएगा तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक चक्कर लगाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। चलिए, जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक कहा जाता है। ऋणात्मक कहा जाता है कब, कब ऋणात्मक कहा जाएगा, पढ़े हैं पहले कि बल की दिशा की क्या हो, विपरीत हो। बल की दिशा, बल की विपरीत दिशा में क्या हो, विस्थापन जो हो बल की विपरीत दिशा में, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। और विपरीत दिशा में कब जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका हुआ है, 60 लटका हुआ है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है, तो 4 kg ध्यान में रखना है। तो टेबल पर पूरी चेन खींचने हेतु किएगा कार्य, फिगर से समझ लेते हैं। देखिए टोटली 2 मीटर था, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है तो 140 सेंटीमीटर कहाँ है, ऊपर 140 सेंटीमीटर। और टोटली इसका द्रव्यमान कितना, 4 kg था। कितना, 4 kg। तो लटके हुए चेन का पहले हमें द्रव्यमान निकालना है, लटके हुए चेन का द्रव्यमान। तो टोटल कितना है, 4 kg। टोटल कितना है, 4 kg। और टोटल लंबाई कितना है इसका, 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर। जितना को पूछना है, पूछ रहा है उससे गुना करेंगे टोटल, और जैसे पूछा उससे गुना। तो 60 सेंटीमीटर वाला का सिर्फ निकालना है तो 60 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 6/5 kg। कितना हो जाएगा, 6/5 kg, 6/5 kg। उसके बाद चेन को खींचने में किया गया कार्य क्या होता है, तो परिवर्तित स्थिति ऊर्जा यानी अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, 0 माइनस mgh। तो बस mgh ध्यान में रखना, mgl। यहाँ l है लंबाई है तो l हो जाएगा, l है लंबाई है तो l हो जाएगा। तो 6/5 अभी निकालें, 6/5 अभी जो देखे थे क्या उसका मतलब द्रव्यमान देखे थे, द्रव्यमान निकला था 6/5। जी का मान 10 है, जी का मान 10 है। और एल लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो 30/100 हो जाएगा। देखिए 60/2 सेंटीमीटर, 60/2 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 30/100, 30/100। और जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो आ जाएगा आपको कितना, 3.6 जूल, 3.6 जूल, 3.6 जूल। सही गड़बड़ हो गया। छोड़ दीजिए, खाली डायग्राम पर डायग्राम में बन जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलो का सामान उठाता है, 2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, जी का मान दे दिया है, mgh दे दिया है, mgh लगा दीजिए, mgh। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, जी का मान देखिए, m दे दिया, g दे दिया, h दे दिया। आ जाइए mgh लगा दीजिए। माइनस क्यों है, क्योंकि जो विस्थापन हो रहा होगा बल की विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन, 5 की दिशा की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, फिर वही बात, द्रव्यमान m दे दिया है, h दे दिया है, g का मान दे दिया है, mgh लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर के ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। बस सेम क्वेश्चन, mgh, 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 mgh। चलिए इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो देख चुके हैं, फिर भी देखिए
800 केजी की एक कार द्वारा 800 केजी हम दे दिया 800 केजी 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाना है, कितना करना है, 5 से 10 करना है, 5 से 10 करना है। तो आ जाइए वही हाफ एम V1 के स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, V1 के स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो V2 कितना 10 के 10 के 100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 800, 1/2 इंटू मास कितना है 800 केजी है ना, तो 800 करेंगे 2 से कट जाएगा तो कितना मतलब है 400 मतलब है, और 400 में 75 से गुना कर दिए, 400 में 75 से गुना करेंगे तो 75 चौका कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, 75 चौका 300, और 300 पर 2 शून्य और हो जाएगा, 300 पर 2 शून्य और हो जाएगा, 300 और 2 शून्य और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 30,000 सॉरी 30,000 जूल। और इसको बदलेंगे किलो जूल में तो 30 किलो जूल, क्योंकि पता है किलो में लाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे, किलो में लाने के लिए यहाँ हमारी 1000 से भाग करेंगे, और 1000 से भाग करेंगे तो 30 किलो जूल हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। देखिए mgs लगा दीजिए। अब आ गया क्वेश्चन शक्ति से, किससे, शक्ति से। अब हमें पढ़ना है शक्ति को पढ़ना है किससे, तो शक्ति को पढ़ लेना है शक्ति से, थोड़ा देखते हैं बना के कुछ अच्छा कैसा लगता है, मनोरंजन है, थोड़ा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा डिजाइन अलग कर लेते हैं। ये तो चश्मा हो गया जी, चश्मा, देखिए ये चश्मा, आँख में चश्मा। क्या किया जाए, शक्ति पढ़ लिया जाए या इसको बाद में पढ़ा जाए। 47 मिनट हो गया टाइम, और देख ही लेते हैं, भूखो तो लगल है, खाना भी ना खाएं, टाइम हो गया है। क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या पढ़ लिया जाए, तो पढ़ लिया जाए। तो चलिए शक्ति, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। चलिए, किसी निकाय और एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक पहले ही पढ़ लिया हम लोग कि जूल प्रति सेकंड होता है, या वाट होता है, एक तो वाट सन के समान वाट है, ठीक है। जूल प्रति सेकंड क्यों, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, मानिए शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा में समय, तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल, कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल, समय का क्या होता है, सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। यह भी क्या है, शक्ति भी अदिश राशि है। चलिए, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, शक्ति को तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, तो शक्ति कहा जाता है। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो पावर क्या होगी, शक्ति क्या होगी, तो P बराबर W बटा में T, P बराबर क्या, W बटा में T, कार्य बटा में समय, तो शक्ति बराबर W बटा में T, जहाँ W का अर्थ क्या है, W का अर्थ है क्या, कार्य, W का अर्थ क्या है, कार्य है, यानी कि शक्ति बराबर क्या होती है, कार्य बटा में समय, तो ऊपर वर्क W यानी वर्क यानी कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति, कार्य करने की गति क्या कहलाती है, तो कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है, कार्य करने की गति शक्ति कहलाती है। चलिए, इनमें से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है, किए गए कार्य की गति को मापता है कौन, तो शक्ति।
किए गए कार्य की गति को मापता है तो शक्ति मापता है। एक अश्व शक्ति HP बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, एक HP में 746 वाट होता है, पहले भी देख चुके हैं। शक्ति का सूत्र क्या है, शक्ति कार्य बटा में समय, शक्ति का सूत्र क्या है, तो शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर, तो कार्य की दर शक्ति, कार्य की दर शक्ति, कार्य की दर शक्ति। चलिए अब क्वेश्चन आ गया कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। मोहन का वजन कितना है, 40 किलोग्राम। 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। टाइम दे दिया 10 सेकेंड में कितना, 50 सीढ़ी, 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाती। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो मोहन की शक्ति क्या है, जहाँ जी का मान दे दिया है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी, 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। तो सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। सीढ़ी की ऊंचाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो कितना विस्थापित रहा है, 50 को सीढ़ी है तो 15 × 75 750 सेंटीमीटर। 15 × 75 हाँ 750 सेंटीमीटर। 750 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 7.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आया। और तो शक्ति निकालना है तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। तो कार्य क्या है, डब्लू बराबर क्या होता है, FS। डब्लू बराबर क्या होता है, FS। तो S तो हो गया, और F निकालना है बल, और बल बराबर क्या होता है, F बराबर MA होता है। तो MA होता है तो M कितना है 40, M कितना है, देखिए थोड़ा दिक्कत होगा हमको, यहाँ जगह कम पड़ जाएगा। F बराबर होता है MA या MG हो जाएगा। M कितना है 40, M कितना है 40, G का मान कितना है 10, G का मान कितना है 10। ठीक, तो 40 दाएँ के 400, चलिए दाएँ के 400, यह कितना है, क्या आ गया बल। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर FS होता है, यानी बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। तो 400 हो जाएगा यहाँ क्या 400 बल हो गया, और विस्थापन 7.5। ठीक, तो 400 इसको यहीं लिख देते हैं, 400 गुने 7.5। तो यह हो गया आपका कार्य। और कार्य बटा में समय होता है, कार्य बटा में समय होता है शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। तो बटा में आ जाएगा क्या, समय। 1 मिनट बेटा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो से यहाँ खत्म हो जाएगा। 75 में 4 से गुना करना है, 75 में 4 से गुना तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा अपने आंसर। 300 वाट, आशा है कि समझ में आ गया होगा, 300 वाट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया था ना। छोड़ दीजिए, हाँ बस जैसे समझाएं जैसे बताएं बस ध्यान में रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगी, शक्ति की मात्रा क्या होगी। तो देखिए 4 मिनट में 600 न्यूटन, टाइम दे दिया 4 मिनट, इसको क्या करना है सेकेंड में बदल लेना है। सेकेंड में बदलेंगे तो मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, तो 60 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा, कितना 240 सेकेंड, 200 6 की 24 240 सेकेंड हो जाएगा। चलिए यहाँ से समझ लेते हैं। बल दे दिया 600 न्यूटन का बल, 600 न्यूटन का बल है, 600 न्यूटन का बल है। 200 मीटर की दूरी तय करता है, 20 मीटर दे दिया है। तो शक्ति, तो हमें पकाना है शक्ति बराबर होता है क्या है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय, यही ना होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य, शक्ति बराबर कार्य और बटा में टाइम यानी कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय। चलिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर पढ़े हैं W बराबर FS पढ़े हैं, FS पढ़े हैं। तो F कितना है 600, S कितना है 20। ठीक, तो कार्य में हो जाएगा क्या 600 इंटू 20 हो गया। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है ना, तो FS होता है, तो बल और विस्थापन हो गया। अब बटा में समय कितना है 4 मिनट, तो 4 मिनट को सेकेंड में बदले तो 240 सेकेंड, 240 काट दीजिए, काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 0 से 0 इधर काट दीजिए और गड़बड़ी कट गया, उसको रहने देते हैं। और इसको 0 से 0 इधर काट देते हैं और 2 से काट देते हैं, 12 दूना 24 इधर काट देते हैं, 12 × 6 60 हो जाएगा, इधर रहेगा 0। तो 50 वाट, कितना 50 वाट। तो बस हमें ध्यान में रखना है, फार्मूला एक आध दो को ध्यान में रखिए ना, पूरा न्यूमेरिकल बन जाएगा। बस यही इसी टाइप का था पूछा था कि RRB ALP टेक्नीशियन 29/8 में पूछे हुए तीसरा शिफ्ट में। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बशर्ते कि आपको ध्यान में रखना होगा 1-2 फार्मूला, जैसे कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ जो है हमें अगर ध्यान में रहे तो न्यूमेरिकल बनाना आसान हो जाता है, न्यूमेरिकल बनाना आसान हो जाता है और आराम से बना लीजिएगा। चलिए, और वीडियो में बना रहिए ना, पूरा वीडियो देखिए ना, इतना बार ना बोलेंगे, ऐसा ही याद हो जाएगा। चलिए
आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 50 वाट 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, जी का मान। तो पहला वाला क्वेश्चन जो था उसी टाइप से बना लेना है। पहला वाला क्वेश्चन था इसी टाइप से ना, तो उसी टाइप से बना लेना है। बता दें, चलिए एक और बता देते हैं। यहाँ देखिए क्या दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया। यहाँ द्रव्यमान दे दिया 50 केजी द्रव्यमान है। 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। कितना सीढ़ी? 40 सीढ़ी। सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो अगर टोटल अगर विस्थापन देखा जाए, दूरी देखा जाए, तो 15 चौके क्या हो जाएगा? 15 चौके 60, 600 लेकिन सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा आपका मीटर। इसको मिटाइए देते हैं, 600 मीटर लिख देते हैं, क्योंकि दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक, उसके बाद टाइम दे दिया। तो इधर हो गया आपका दूरी 6 मीटर, इधर हो गया आपका टाइम 9 सेकेंड, और इधर हो गया द्रव्यमान। तो शक्ति बराबर क्या होता है? और जी का मान। तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। और कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है W बराबर एफ एस। W बराबर एफ एस। तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर हो जाएगा एम जी। तो एम कितना है? एम हो जाएगा आपका 50। जी का मान कितना है? जी का मान देखिए दे दिया है 10 एम जी। तो एफ हो गया, ठीक, एम जी। एफ बराबर एम है, तो एम जी हो गया यहाँ से। ए एक्सेलेरेशन और गुरुत्वीय त्वरण एक ही है वहाँ। तो उसके बाद कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन कितना है? तो 6। विस्थापन कितना है? 6। ठीक, तो शक्ति बराबर कार्य और बटा में समय। समय कितना है? 9 सेकंड। समय कितना है? 9 सेकंड। कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 से कट जाएगा 3 दूना 6। ठीक, और आज ये अब नहीं कटेगा, तो 500 दूना 1000। 1000 में अगर 3 से भाग कर दें तो हो जाएगा 333.33 वाट। 333.33 वाट। तो इसी प्रकार से बना लेना है, बस आसान है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग का गुणनफल, बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो शक्ति, शक्ति क्या कहलाती है? शक्ति क्या होती है? तो शक्ति कार्य करने की क्षमता ही तो शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है तो शक्ति। बल और वेग, बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है शक्ति। देखिए P बराबर एफ भी होता है। कर लेते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगता है तो इस पर बल आरोपित शक्ति P के वेग और गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए P यानी शक्ति बराबर बल इंटू वेग, बल इंटू वेग, बल इंटू वेग, बल इंटू वेग। चलिए 40 केजी भार की लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर की ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर सबसे तेजी से चढ़ती है, उसकी द्वारा विकसित शक्ति बना लीजिएगा खुद। हाँ, उसके बाद देखिए 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, रोक लीजिए और बना लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है? औसत शक्ति किसके बराबर होता है? तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा में कुल समय, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा में कुल समय के बराबर होता है औसत शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा में समय ही तो होता है। तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा मतलब कार्य, तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा और बटा में समय हो जाएगा। सही है। 50 केजी भार का लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई इतना है, तो बना लीजिएगा। सेम प्रोसेस है, लेकिन आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक बनेगा नहीं। तो 1-2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आपको कर लेना है। ठीक, चलिए फिर लगता है सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है। 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, प्रत्येक चरण की ऊंचाई इतना है, बस। उसके बाद है कि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति, यहाँ देखिए शक्ति दे दिया है तो कुछ पूछ लेगा दूसरा। तो 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक, मतलब ऊंचाई पूछ लिया। क्या पूछ लिया? ऊंचाई पूछ लिया। तो बस यहाँ देख लीजिए, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। और यहाँ जब ऊंचाई पूछा है, क्या पूछा है? यहाँ जब ऊंचाई पूछा है तो mgh वाला फॉर्मूला लगा देना कार्य में, mgh। तो mgh बटा में t, क्या mgh और बटा में t, यानी कार्य बराबर क्या, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा में समय। तो यह कार्य हो गया, यह समय हो गया। ठीक, m कितना है? सॉरी m नहीं, mg हो जाएगा, क्योंकि भार दिया है। क्या दिया है? भार दिया है, तो g उसमें सम्मिलित है। तो mg हो जाएगा कितना? 40। mg हो जाएगा 40। और h का h तो पूछा है तो h रहने दीजिए। और बटा में t, टाइम कितना है? 20 सेकेंड है। और बराबर कितना हो जाएगा? 160 वाट। तो इधर ही लिख देते हैं 160, शक्ति बराबर 160 वाट। अगर काटेंगे तो 20 से 20 दूना 40 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 80 दूना 160 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 80। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ है कि आंसर सी क्या है? 20 दूना 40, 2, कहाँ गलती हो गया जी? 80 दूना ही तो 160 होगा। चालीस mg
एच कितना है, एच पूछा है, बटा में टाइम कितना है 20 सेकेंड, अभी तो सही है। और इधर कितना है 160 वाट, ठीक तो है। 20 से 20 दूना 40, 2 से कट जाएगा 80 दूना 160, 80 से होना चाहिए, 80 मीटर ना, 8 मीटर है। देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ है। 40 गुना 10 भी दे दिया है, जी का मान भी दे दिया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है, न्यूटन भार और भार न्यूटन जब लग गया है तो उसमें जी भी होना चाहिए, उसमें जी भी होगा, सीधी सी बात, MG चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इतना सेकेंड में इतना, तो इसको आपको बना लेना है, ठीक। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो पावर क्या, तो शक्ति बराबर क्या होता है, W बटा में t। और देखिए यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया है, सीधी ऊंचाई यही सब। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है, अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। अतः निम्न में से यह किसका उदाहरण है, तो शक्ति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह शक्ति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो शक्ति का उदाहरण, उसमें शक्ति अधिक है। 8 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने तो आवश्यक औसत शक्ति तो देखिए तो हमको पकड़ना है, दिया क्या है, जो दिया है उसके हिसाब से काम करना है। 80 kg m दे दिया, ऊंचाई 40 मीटर h दे दिया और टाइम दे दिया, ठीक। और ऊपर की ओर उठा रहा है, मतलब गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो जी का मान भी यहाँ देखिए दे दिया, जी का मान भी दे दिया। तो क्या लगाना है आप ही बताइए। m दे दिया, g दे दिया, h दे दिया, mg से लगा ना दीजिए सीधे, कार्य बटा में समय, तो कार्य क्या है mgh, अब बटा में समय क्या टाइम, तो जगह कितना है 50 है, बस लगा दीजिए, तो 80 हो जाएगा आपका, उसके बाद 40 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है, बटा में 50 हो जाएगा, ठीक। 10 पचे 50, 5 से 16 पचे 80, 16 चौका 64, 640 जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, तो शक्ति के सूत्र हो जाएगा इसमें देखिए, शक्ति का सूत्र अगर वेग दे दिए तो इस हिसाब से P बराबर v² बटा में r भी हो जाएगा, P बराबर v² बटा में r, P बराबर v² बटा में r भी हो जाएगा, P बराबर v इंटू आई हो जाएगा, P बराबर मतलब विद्युत के क्षेत्र में तीनों मिला के दिया है, ठीक। तो P बराबर vi हो जाएगा और P बराबर I² इंटू आर भी हो जाएगा, P बराबर I² इंटू आर, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ लेना है ऊर्जा, क्या पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है, लेकिन हमें एक काम भी आ गया है, तो चलिए ऊर्जा को हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं, ठीक। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको समझ में आ गया होगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, किस लिए हम लोग पढ़ते हैं, किस हिसाब से पढ़ते हैं। एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक भी थ्योरिकल क्वेश्चन नहीं बचेगा, इस हिसाब से हम आपको समझाएंगे, इस हिसाब से हम आपको याद करा देंगे, ठीक। इतना क्वेश्चन बार बार आएगा कि आपको याद भी हो जाएगा, जो ना समझ में आए वो भी याद हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्म वीडियो अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए जैसा कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है उससे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसमें रेलवे के जो भी एग्जाम्स हुआ है, रेलवे ग्रुप डी हो, RRB NTPC हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, लोको पायलट का हो या RRB जी का हो, मतलब जो भी एग्जाम्स हुआ है उन सभी एग्जाम्स का इसमें क्वेश्चन का समावेशन किया गया और बहुत ही बढ़िया ढंग से उसका डिस्कशन भी किया गया है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में अभी पढ़ना है हमें ऊर्जा। क्या पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें मात्रक पढ़े हैं, मात्रक, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशियाँ, ठीक। और इसमें दूसरा यांत्रिकी में हम लोग कार्य और शक्ति पढ़ लिए हैं, और अभी हमें पढ़ना है ऊर्जा। तो बस दिल थाम के बैठिए, नहीं तो ट्रेन छूटने वाली है, ठीक। तो चलिए समझते हुए न्यूमेरिकल को करते हुए, न्यूमेरिकल हम छोड़ते नहीं हैं, न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है बल्कि न्यूमेरिकल को करते हुए चलना है, तो दोनों साथ साथ काम करते हुए चलना है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन है 274 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में
कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसमें कौन सा कथन सही है? तो पता है आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा केवल निर्माण किया जा सकता है, गलत बात। ऊर्जा को केवल नष्ट किया जाता है, गलत बात। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, गलत बात। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। तो इसी को ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए, वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा, ध्यान में रखना है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर होता है, मतलब नियत होता है। स्थिर होता है। क्या? स्थिर होता है। चलिए पढ़ लेते हैं डिस्कशन इसका। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे घटती है। यह ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? गतिज ऊर्जा में हो जाता है। ध्यान में रखना है। उसके स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाता है? गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है, हमेशा स्थिर होता है। ध्यान में रखना है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा ये समान होता है, हमेशा स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा कमेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा कमेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं, रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है रबर बैंड में। चलिए देख लेते हैं कुछ और इसका उदाहरण और डिस्कशन। किसी भी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। जैसे क्या? तो पहला है बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा। बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा है? तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा कैसे मात्रक? तो सीधी बात, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, मात्रक तो जूल ही होगा। अतः जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण, रबर बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण उसमें स्थानांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो हमें पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। ठीक है, तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि वह स्वतंत्र होता है। तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। आ जाइए, किसी भी वस्तु में गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी के कारण गति के कारण उसमें गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जाती है। विराम अवस्था तक आने में किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जाती है। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है। गैस के कण जो होती है, गैस के कण ठोस और द्रव की कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है और अधिक गतिशील होता है तो सीधी सी बात है, जब गतिशील होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी। गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अगर तीनों में बात करें, ठोस, द्रव और गैस में, गतिज ऊर्जा सबसे कम किस में होगी? तो ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा सबसे कम, न्यूनतम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा अधिकतम किस में होगी? तो गैस में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। गैस में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। गैस में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। चलिए कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक घर में एक माह में 900 गुने 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत होती है।
यूनिट के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी, इकाई में यूनिट के रूप में बदलना है। तो टोटल कितना है, टोटल है 900 गुने 10 के पावर 6, 900 गुने 10 के पावर 6। और एक यूनिट में कितना जूल होता है, तो हमें ध्यान में रखना है एक यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। यहाँ टोटल कितना दे दिया है, टोटल दिया है 900 गुने 10 के पावर 6, 900 गुने 10 के पावर 6। तो 900 गुने 10 के पावर 6 में 3.6 गुने 10 के पावर 6 से हमें क्या करना है, भाग कर देना है। तो 900 गुने 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से एक दशमलव हटाइएगा तो एक शून्य ऊपर चला जाएगा। और 36 से काटे, 36 से काटे तो हो जाएगा कितना, नहीं 36 दूना 72, और 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 काटा से लिखते हैं ज़्यादा हो जाएगा। तो 36 दूना 72 यानी देखा जाए तो 250 के आसपास हो जाएगा। अगर 9000 में 36 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 यूनिट, 250 यूनिट देख लीजिए यहाँ आ जाइए। देखिए 900 गुने 10 के पावर 6, 900 गुने 10 के पावर 6 में कितना से भाग करना है, एक यूनिट में भाग करना है, 3.6 गुने 10 के पावर 6। अगर भाग करते हैं तो कितना आता है, 350 यूनिट आ जाता है, 350 यूनिट। तो अपना आंसर होता है 350 यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो पवन, पवन गति में होता है, हवा गति में होता है। तो पवन चक्की पवन की कौन सी ऊर्जा का उपयोग करती है, तो पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। कौन सी ऊर्जा, पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, सीधी सी बात है स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी। लेकिन यहाँ देख लीजिए, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल देता है। अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है, तो गतिज ऊर्जा में बदल लेती है। किस में, गतिज ऊर्जा में। चलिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान में रखना है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, यह पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, यह हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। चलिए अब दूसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है, एम जी एच। तो पिंड की यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, तो इसकी ऊंचाई के साथ इसमें वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊंचाई अधिक होगा स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखिए 3 चीज़ें आती है स्थिर ऊर्जा में, क्या तो स्थिर ऊर्जा में होता है क्या, स्थिर ऊर्जा बराबर होता है एम जी एच, एम जी एच। इन तीनों में से अगर कोई भी बढ़ेगा तो सीधी सी बात है स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। कोई भी बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर हाइट बढ़े तो भी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। जी का मान तो वही होगा 9.8 होता है। या द्रव्यमान बढ़े तो भी क्या होगा, द्रव्यमान बढ़े तो भी क्या होगा, तो भी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। और अगर पूछे कि स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, तो स्थिति ऊर्जा एम जी एच में जो 3 है इन तीनों पर ही निर्भर करेगी। सॉरी, एम जी एच इन 3 पर भी निर्भर करेगी, बाद बाकी किसी पर निर्भर नहीं करेगी। तो समझ में आ गया होगा कि वस्तु की स्थिति ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है तो कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, उसकी स्थिति एवं आकार लेने की वजह से, उसकी स्थिति एवं आकार। तो स्थिति मतलब स्थिति ऊर्जा, स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा आ जाती है उसे क्या कहा जाता है, उस ऊर्जा को कहा जाता है स्थिति ऊर्जा, उस ऊर्जा को कहा जाता है स्थिति ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो पता है आपको, बांध में संग्रहित पानी में स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिति ऊर्जा होती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। तो गतिशील वस्तु अगर गति में है तो वस्तु गति में है तो गतिज ऊर्जा, वस्तु गति में है तो गतिज ऊर्जा, और उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त है, तो उच्च गति से चल रही है, गति में है तो गतिज ऊर्जा, गति में है तो कौन सी ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है।
गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो ध्यान में रखना है कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पढ़े पीछे भी हम लोग। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, यह आपको बताना है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें कौन सी राशि समान होगी, तो क्या हो जाएगा, उसमें त्वरण समान होगा। उनमें क्या समान होगा, 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण समान होगा। क्या समान होगा, त्वरण समान होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ, देखिए न्यूमेरिकल के हिसाब से बना के समझाया है। देखिए दोनों का जो भार है अलग अलग है। M1 8 केजी और M2 कितना 3 केजी, तो इसमें M1 का द्रव्यमान जो है क्या है, अधिक है। M1 का द्रव्यमान क्या है, अधिक है। उसके बाद अगर स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं तो जिसमें द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी स्थिति ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। गति ऊर्जा में भी पॉइंट आ सकता है, ठीक। तो mgh, तो इसमें स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, पहले वाले में अधिक होगी। 10 मीटर की ऊंचाई पर उसका अगर वेग देखा जाए, क्योंकि ये निकालना है हमें, क्या ये एक्सेलरेशन त्वरण, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2gh, तो जो वेग है अंतिम वेग प्रारंभिक वेग 0 है, तो 0 प्लस में 2gh, 0 प्लस में 2gh इस हिसाब से आता है। तो वी स्क्वायर वी बराबर कितना आ जाता है 10 रूट 2। तो इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। गतिज ऊर्जा भी इसकी ज़्यादा होगी, वेग ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा, वेग ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। तो ये सब तो ज़्यादा होगा, लेकिन स्थिर क्या होगी, समान क्या दोनों में रहेगा, तो त्वरण दोनों में समान आएगा। बस सीधा सा बात हमें पकड़ लेना है कि इन दोनों में त्वरण समान होगा, त्वरण समान रहेगा। जब एक दबी सिलिंग की स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदल देता है, किस में, तो गतिज ऊर्जा में। स्थिति ऊर्जा को किस में बदल देगा, स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देगा, किस में, गतिज ऊर्जा में। चलिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। सेम क्वेश्चन। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गति के कारण उनमें जो ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा की वृद्धि, तो गति के कारण, गतिज ऊर्जा की वृद्धि तो गति के कारण। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 हाफ mv स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या है, एक तो m है, m यानी द्रव्यमान है, मास, ठीक, और v मतलब वेग, तो यह किस पर निर्भर करेगी, मास और वेग पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। तो यह पॉइंट ध्यान में रखना है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। उसके बाद देखिए, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, विद्युत ऊर्जा में, तो जल विद्युत गृह में पानी को गिराया जाता है, पानी में गति दिया जाता है, तो पानी में गति दिया जाता है तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, पटाखे का विस्फोट, टॉर्च को ऑन करना, टॉर्च को ऑफ करना, और एक पेंडुलम का झूलना, यह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया। इसमें पेंडुलम को झूलना, इसमें गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित किया गया, स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया, पेंडुलम का झूलना हो जाएगा आंसर। देखिए, एक पेंडुलम का झूलना स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट, यह रासायनिक ऊर्जा, पटाखा में क्या रसायन है, तो पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा किस में, तो ध्वनि ऊर्जा में। टॉर्च को ऑन ऑफ करना, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अगर संवेग 3 गुना हो जाएगा या वेग 3 गुना हो जाएगा, वेग कहे चाहे संवेग कहे, ठीक है, वह अगर 3 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। सीधी सी बात, अगर ध्यान में रखना है, अगर गति से जोड़ेंगे तो हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। v क्या है, वेग क्या है, वेग स्क्वायर है, वेग क्या है, वेग स्क्वायर है। v स्क्वायर होता है, v स्क्वायर है। तो अगर वेग संवेग ना मान के अगर वेग मानते हैं, मान लीजिए संवेग पर भी देख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 गुना, 9 स्क्वायर तो 9 गुना। अगर देखा जाए इसका संवेग में, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो और इसमें गतिज ऊर्जा से अगर इसे संबंधित किया जाए, गतिज ऊर्जा से अगर जोड़ा जाए तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है, और संवेग दोनों में जो मतलब संबंध है, काइनेटिक एनर्जी बराबर K बराबर P स्क्वायर बटा में 2m,
पी स्क्वायर बटा में 2m पी स्क्वायर। यहाँ क्या है स्क्वायर में, पी क्या है स्क्वायर में, क्या है स्क्वायर के रूप में थे, स्क्वायर के रूप में है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुना का 9 गुना, 3 गुना का 9 गुना। तो बस ऐसे जोड़ लेना है, ऐसे तो फार्मूला यहाँ पे आता है, देखिए कैसे कैसे होता है K2 कैसे कैसे, लेकिन हमें बस ध्यान में रखना है कि गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें और या तो बेग दे तो उसका भी स्क्वायर कर देना है, समवेग दे तो उसका भी स्क्वायर कर देना है, बेग दे या समवेग दे तो क्या कर देना है, सीधी सी बात स्क्वायर कर देना है उसका। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, ऊपर उठाया हुआ हथौड़ा है तो उसमें स्थिति ऊर्जा होगी, ऊपर उठाया हुआ हथौड़ा है तो उसमें स्थिति ऊर्जा होगी। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का संयोजन होता है। यांत्रिक ऊर्जा पीछे भी पढ़े हम लोग। उसके बाद देखिए, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना, वेग प्रारंभिक वेग का क्या कितने गुना 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। कितने गुना हो जाता है, वेग दे दिया तो सीधी बात 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना गुना हो जाएगी 4 गुना, कितना गुना 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तना हुई रबर बैंड यानी रबर, तो तना हुआ रबर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो वही बात है स्थितिज ऊर्जा होती है। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है न ही नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो 256 किसका स्क्वायर है, अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 256 ही होता है। तो प्रारंभिक मान का 256 गुना हो गया है तो पहले कितना रहा होगा 16 रहा होगा, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। इसके प्रारंभिक मान का कितना गुना 16 गुना, कितना गुना 16 गुना। चलिए उसका देखिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसका देखिए, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है, तो इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। सीधी सी बात देखिए, हमें कुछ नहीं पकड़ना है, ज़्यादा नहीं लेके चलना है मतलब उतना बड़ा बोझा, बल्कि यहाँ समझिए वेग 2 गुना, अगर वेग 2 गुना है तो वेग 2 गुना करेंगे इसको तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर होता है ना, हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर है वेग 2 गुना पहले से है तो v का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो दूना 4 गुना, तो कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, कितना 4 गुना यानी 4 के हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अधिक संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। जो संकुचित स्प्रिंग है, जो एक संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या हो जाती है, तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। कौन सी ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, उनमें स्थिति ऊर्जा आ जाती है उसकी स्थिति के कारण। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। सीधी सी बात है, चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा, चली हुई गोली में गोली गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा, तो ये है कि संभावित स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। तो गति तेजी से, देखिए कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी, तो सीधी सी बात पकड़ना है। गतिज ऊर्जा जब समान है, गतिज ऊर्जा समान मतलब हाफ mv स्क्वायर, दोनों साइड बराबर है, हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब इसका कह रहा है कि गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा समान है मतलब यहाँ तो एक तो पता है कि 1/2 चलिए खत्म हो गया, इधर 5 है, इधर 5 है और इधर 10 है, इधर 5 है, इधर 10 है, तो इनमें तो अंतर सीधी सी बात है, इनमें अंतर सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि इसका वेग कम होगा, इसका वेग कम होगा और इसका वेग ज़्यादा होगा, तब ना दोनों बराबर होगा। ठीक, तो समझ में आएगा होगा। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज गति से चल रही होगी, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज गति से चल रही होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या, बी। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज गति से चल रही होगी। तो मुर्कटिया भाषा में इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 312 नंबर क्वेश्चन। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो जहाँ आ गया स्थिति मतलब स्थिति ऊर्जा,
स्थिति की बात आती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद देखिए, एक खिंची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। किसमें, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, एक संकुचित स्पिनिंग। तो संकुचित स्पिनिंग में स्थितिज ऊर्जा है बहता हुआ जल, बहता हुआ जल, जल बह रहा है मतलब यह गति में है, और गति में है तो गतिज ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा। एक उठाया हुआ हथौड़ा एक बार में संचित ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है, पहाड़ से कोई पिंड गिरा है, तो पहाड़ से गिरा है मतलब ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर है तो ऊंचाई किस में होती है, ऊंचाई स्थितिज में होती है, और गिर रहा है गति में है तो गतिज ऊर्जा भी है। क्यों, क्योंकि उसमें वेग है, क्योंकि उसमें वेग है, तो इसमें दोनों हो जाएगी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। सीधी सी बात है, 2 गुना कर दिया, वेग 2 गुना कर दिया, और गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। अब कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर फिर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जब जी बराबर दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी बराबर कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ क्या क्या दे दिया है, यहाँ एक तो दे दिया 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान m दे दिया है, ठीक, और प्रारंभिक वेग u दे दिया है। क्या दे दिया है, u दे दिया है, u है 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका प्रारंभिक वेग दिया है, और टाइम दे दिया है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड क्या है, टाइम है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड क्या है, टाइम है 2 सेकेंड। चलिए तो एक न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार, जो न्यूटन के प्रथम नियम है उसे होता है v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस जी टी। तो u तो है नहीं, u तो निकालना है बाद की वेग। तो यहाँ क्या क्या दे दिया, यहाँ देखिए v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस जी टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी, तो u कितना है, u हो जाएगा आपका 20, u कितना हो जाएगा 20 माइनस जी टी, जी का मान कितना है, जी का मान है 10, और t कितना है, t तो 2 सेकेंड। तो यह तो क्या हो जाएगा, v 0 हो जाएगी, v मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगी, अंतिम वेग 0 हो जाएगी, अंतिम वेग 0 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, अंतिम वेग तो वही तो गतिज ऊर्जा पूछा है अंतिम वेग के हिसाब से, ठीक। तो गतिज ऊर्जा अंतिम वेग 0, जब वेग 0 तो गतिज ऊर्जा भी 0, जब वेग 0 तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो पकड़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए, बन जाएगा, खुद बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए तो हाफ 1/2 का 1/2, m कितना है 22, m कितना है 22, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाता है, और v स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 25 में 11 से गुना कर दीजिए, 25 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में 11 से गुना तो 5 5 2 7 और 275, कितना हो जाएगा 275 जूल, 275 जूल। कि हम जानते हैं तुम हमें बर्बाद करोगे, लेकिन हम बर्बाद नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल गिर रहा है, तो जब नारियल गिर रहा है मतलब गति में है, और गति में है तो गतिज ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करे, जी का मान दे दिया है।
ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखिए दिया है क्या क्या, एक द्रव्यमान दे दिया है, m दे दिया है कितना 11 kg, ऊंचाई दे दिया है कितना 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचाई दे दिया है, और g का मान दे दिया है, g का मान दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या क्या दे दिया, एक m दे दिया है, m ठीक, g हो गया और h हो गया। तो लगा दीजिए m g h, जो दे वही लगा देना है। निहित ऊर्जा, ऊर्जा है ना पूछा है, कौन सी ऊर्जा, तो क्लियर गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है। तो एम जी एच लगा दीजिए, एम लगा दीजिए, तीनों को गुना कर दीजिए, 539 जूल, 539 जूल की अखियों के झरोखों से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रे बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इनमें निहित ऊर्जा होगी। जब जी का मान दे दिया, तो सीधी सी बात है, क्या दे दिया है, एम दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है, ठीक। उसके बाद आपका ऊंचाई दे दिया है और जी दे दिया है, तो एम लगा देना है। क्या करना है, एम लगा देना है। अगर पिछला वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए उसके बाद देखिए, 15 kg की वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एम लगा देना है। एम जब दे दिया है तो एम लगा देना है। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सेम क्वेश्चन है तो सबको हमको छोड़ के चलना पड़ेगा, टाइम बहुत हो जाएगा नहीं तो। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दे दिया है, गतिज ऊर्जा कितना है 120 जूल दे दिया है, गतिज ऊर्जा दे दिया है आपका 120 जूल गतिज ऊर्जा दे दिया है। और इसका द्रव्यमान दे दिया है कितना, द्रव्यमान दे दिया है 15 kg। तो वस्तु का वेग ज्ञात करना है, वस्तु का वेग ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा जब दे दिया है, गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला लगा दीजिए, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। और गतिज ऊर्जा कितना दे दिया है 120, कितना दे दिया है 120, 120 बराबर हाफ mv²। तो m कितना है, m है आपका 15, और v तो पूछा है तो v² छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो 15 से इसको बाई क्रॉस गुना हो जाएगा ना, 15 से काटना दीजिए, 15 × 120 हो जाएगा, इधर 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो v² बराबर 16, v² बराबर 16, तो v बराबर कितना रूट कर देंगे इधर, तो हो जाएगा आपका 4। तो 4 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए उसके बाद देखिए, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति करे तो उसमें गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² करता है, हाफ m का मान कितना है, m है आपका 15, और v² भी कितना है 8, तो 8 गुना 8 हो जाएगा, v² 8 गुना 8 हो जाएगा, 2 से करेगा 2 चौके 8, ठीक है। और गुना करें तो 15 चौके हो जाएगा 60, 15 चौके 60 हो जाएगा आपका, तो 8 6 8 8 छके 48 हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा जूल, 480 जूल, 480 जूल देख लीजिए। चलिए उसके बाद 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दे दिया है वही mgh लगा देना, स्थिर ऊर्जा m दे दिया आपका, m दे दिया, ठीक है, h और h दे दिया, ऊंचाई दे दिया है, और g का मान दे दिया है, mgh लगा दीजिए, mgh लगा दीजिए। उसके बाद बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें होती है कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें गोली में गतिज ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा होती है उसमें। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश के परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, गतिज ऊर्जा को विद्युत, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसका देखिए 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एक एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं, तो टकराव के दौरान ऊर्जा की क्षति क्या होगी, तो टकराव के दौरान ऊर्जा की क्षति देख लीजिए 0.67 जूल, आंसर है 0.67। लेकिन बनाया हुआ देख लेते हैं, तो पहले हमको यहाँ समझना है, पहले कुछ पॉइंट ध्यान में रखिए आप। क्या द्रव्यमान दे दिया है कितना 0.5 kg, कितना दिया है 0.5 kg दे दिया है, ठीक। और वेग दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर दूसरा वस्तु कितना है 1 किलोग्राम का, दूसरा वस्तु कितना है 1 किलोग्राम का है दूसरा वस्तु, और एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एक वस्तु के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो ऊर्जा क्षति, टकराव के बाद ऊर्जा क्षति, टकराव के बाद ऊर्जा क्षति। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, पॉइंट यहाँ से समझते हैं। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि टकराने से पहले का संवेग और टकराने का बाद का संवेग जो होता है वह बराबर होता है। टकराने का पहले का संवेग, टकराने का पहले का संवेग और टकराने का बाद का संवेग क्या होता है, यह बराबर होता है। टकराने के पहले का संवेग और टकराने का बाद का संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसमें जो होता है द्रव्यमान, जैसे इधर देख लीजिए
क्या फॉर्मूला टकराने के पहले का संवेग में हो जाएगा m1 इंटू v1, यानी कि द्रव्यमान m1 और वेग पहला प्रथम वेग भी m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, m1 v1 प्लस m2 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 v2। अब बराबर टकराने के बाद का संवेग, तो टकराने का बाद का संवेग उसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जुड़ जाएगी m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v, m1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू v, m1 प्लस m2 इंटू v। चलिए तो इस हिसाब से आपको हमें क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है। तो m1 0.5 kg इंटू v1 कितना है, तो 2 था प्लस में, m2 प्लस v2 तो दूसरा वेग शून्य, तो टोटली शून्य, अब बराबर m1 प्लस में m2, तो m1 कितना 0.5, m2 कितना 1, और यही तो वेग पूछा है, बाद बाकी निकल के आ जाएगा आपका कितना वेग आ गया 2/3 मीटर प्रति सेकेंड, 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। और ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी, ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी। पहले कितना गतिज ऊर्जा था और नया कितना आया, इस हिसाब से हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो जो प्रथम वेग था देख लीजिए 1/2 इंटू 0.5 हाफ एम 1/2 एम, और v स्क्वायर कितना था 2 के स्क्वायर, ठीक इतना है। और नया वाला कितना था 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना था, दोनों का टक्कर हुआ 0.5 प्लस में 1 हो जाएगा। और नया वाला वेग कितने हैं 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो अब हमारा जो आंसर निकल के आता है 0.6 2/3 यानी 0.67 जूल, 0.67 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। बुलेट की गतिज ऊर्जा तो बंदूक की तुलना में अधिक होती है, क्यों, क्योंकि उसका गति ज़्यादा होता है, हाँ, विस्थापन भी ज़्यादा होता है, तो बंदूक की तुलना में अधिक होता है, बंदूक की तुलना में अधिक होता है वेग के हिसाब से। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होगी, बराबर क्या होगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। तो इधर माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस में ना होगा, इधर स्थितिज ऊर्जा रख दीजिए, क्या स्थितिज ऊर्जा रख दीजिए। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा में होती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। ऑप्शन नंबर सी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है, तो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज और स्थितिज। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गति कर रही हो तो इसकी गति हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना है। अब क्या बताएं इसमें, हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना है, बाद बाकी आपका कैलकुलेशन है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ दे दिया क्या 15 kg की एक वस्तु, 15 kg यानी द्रव्यमान दे दिया है, सॉरी 12 kg द्रव्यमान दे दिया है, कितना 12 kg। उसके बाद देखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा दे दिया है 600 जूल, स्थितिज ऊर्जा कितना दे दिया है 600 जूल, और जी का मान दे दिया, और पूछा क्या है ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई किस में होती है, स्थितिज ऊर्जा में, और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh, क्या होता है mgh होता है, लगा दीजिए। स्थितिज ऊर्जा 600 बराबर m कितना है तो 12, जी का मान कितना है 10, और h तो निकालना ही है, बाद बाकी कर दीजिए, 10 से 1 0 कट जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, तो 5 मीटर हो गया अपना आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, बंदूक से निकली गोली गति में गतिज ऊर्जा, एक तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन तीव्र गति से तो गतिज ऊर्जा, एक साधारण पेंडुलम की गति पेंडुलम हिल रही है डुल रही है उसमें भी गति है, गतिज ऊर्जा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, और रूपांतरण के दौरान गति निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। यही कथन जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, जो कि गलत है। देखिए ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो किसको ऊर्जा को 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ा है तो वो गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर लगा दीजिए। क्या लगा देना है? हाफ एम बी स्क्वायर लगा दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर लगा दीजिए। बाद बाकी कैलकुलेशन तो अपने हाथ में है, कैलकुलेशन तो अपने हाथ में है। चलिए 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो देखिए क्या क्या दे दिया, यहाँ ऊंचाई है, यहाँ क्या है? ऊंचाई है। तो ऊंचाई है तो एक तो ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर, द्रव्यमान दे दिया है 20 केजी और जी का मान दे दिया है। तो तीन चीज़ें दे दिया है, एम जी और एच। तो आपको लगा देना है एम जी एच, कुछ नहीं सोचना है। क्या लगा देना है? एम जी एच लगा देना है। क्या लगा देना है? एम जी एच लगा देना है। 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़े तो गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर लगा दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर लगा दीजिए। इसमें भी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर लगा दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर लगा दीजिए। गुरुत्वाकर्षण स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो स्थिर ऊर्जा बराबर क्या होती है? एम जी एच होता है। क्या होता है? एम जी एच होता है। कितनी बार बोल दिए? एम जी एच होता है। सुनते सुनते पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो स्थिति अवस्था के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। नहीं, स्थिर अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थिर अवस्था के कारण तो स्थिति ऊर्जा, स्थिर अवस्था के कारण स्थिति ऊर्जा, और गति के कारण तो गति ऊर्जा, गति के कारण तो गतिज ऊर्जा। तो गलत पूछा है, क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यहाँ क्या दे दिया है? वेग दिया है। क्या दे दिया है? वेग। तो वेग किस में? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में होती है। अब गतिशील ऊर्जा दे दिया है तो हाफ एम बी स्क्वायर लगा देना है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर तो एक इतना इधर कितना हो जाएगा? 120 बराबर 1/2। एम का मान कितना है? एम का मान वस्तु का द्रव्यमान यानी एम ही ज्ञात करना है। और हाफ एम बी स्क्वायर भी कितना है? 4 है, तो 4 चूँकि 16 हो जाएगा, 4 गुने 4 हो जाएगा, काट दीजिए तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, इधर हो जाएगा 4 दूना 8 और 15 × 120, 15 तो कितना हो जाएगा? 15 केजी। कितना हो जाएगा? 15 केजी। उसका देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान एम की एक वस्तु की गति ऊर्जा इतना है, तो इसकी गति 2 गुनी की जाने पर इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 गुना कर देना है। तो कुछ नहीं करना है, बस एक बार निकाल लीजिए और दूसरा फिर 2 गुना करके निकाल लीजिए, बात खत्म है। एम जी से लगाना है, आपको पता है 12 केजी द्रव्यमान दे दिया है, 5 मीटर ऊंचाई है, जी का मान दे दिया है, एम जी एच दे दिया है, तो एम जी से लगा देना है। कि पृथ्वी की ओर से मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक 10 केजी की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है तो गति ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर लगा देना है, हाफ एम बी स्क्वायर लगा देना है। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है और इसे किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, इसे किस ऊंचाई से गिराया जाता है? तो एम जी से लगाना है। क्या करना है? एम जी एच लगाना है। देखिए एम दे दिया गया है, ऊर्जा गतिज ऊर्जा दे दिया है, जी का मान दे दिया है, ठीक है। और किस ऊंचाई से, ऊंचाई मतलब बस स्थिति ऊर्जा, ऊंचाई आ गया तो स्थिति ऊर्जा पर फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर एच ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा, उसमें अभी गतिज ऊर्जा है तो कहीं ना कहीं तो उसमें स्थिति ऊर्जा रहा होगा। दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है। आपको लगा देना है एम जी एच, एम जी एच। अरे रे बड़ी गड़बड़ हो गया जी। चलिए ठीक। निम्नलिखित में से किस में स्थिति ऊर्जा होती है? किस में? तो बांध का पानी में स्थिर ऊर्जा, बांध के पानी में स्थिर ऊर्जा होती है। गिरता हुआ वायुयान गति में है गति ऊर्जा, उड़ता हुआ वायुयान गति में है गति ऊर्जा, दौड़ता हुआ धापक गति में है तो गति ऊर्जा। आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थिर ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा कौन? उठाया हुआ हथौड़ा में यदि 10 केजी भार के बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड गति चलते बाईसाइकिल की गति ऊर्जा बराबर क्या होती है? हाफ एम भी स्क्वायर। क्या होती है? हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर तो 1/2। एम कितना है? एम है 10 और भी स्क्वायर भी कितना है? 20, तो 20 गुना 20 हो जाएगा, भी स्क्वायर 20 गुना 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 20 20 है 400 और 400 पचे 4 पचे 20, तो 2000 जूल हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2000 जूल। चलिए उसके बाद देखिए 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ते गति ऊर्जा हाफ एम भी स्क्वायर लगा दीजिए।
हाफ mv² लगा दीजिए। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? गतिज ऊर्जा नहीं है मतलब स्थिति ऊर्जा है, और स्थिति ऊर्जा किस में है? एक उठा हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, उसके बाद देखिए इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होता है? गतिज ऊर्जा नहीं है मतलब स्थिर ऊर्जा है। वही ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है और सेम आंसर है, उठा हुआ हथौड़ा। 70 kg के भार को उठाने के लिए इतना जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तब भार को डैश ऊंचाई तक उठाया गया, डैश ऊंचाई तक उठाया गया, ऊंचाई आ गया तो mg से लगाना है आपको। क्योंकि ऊंचाई का मतलब स्थिर ऊर्जा। ठीक, तो mg से लगाना है। क्या करना है? mg लगाना है। अगर जी का मान न दिया है तो जी का मान लगा लीजिएगा 10, सिर्फ 9.8 होता है ना ऐसे जी का मान, तो 10 लगा लीजिए, कटने में आसान होगा। यहाँ भी दे दिया है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या? तो 500 वाट। देखिए दे दिया है, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 100 जूल का काम करता है। 2 सेकेंड में 100 जूल, तो यहाँ से निकल के आएगी क्या? शक्ति। क्या? शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। पीछे भी पढ़े हम लोग। शक्ति बराबर क्या? कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर क्या? कार्य बटा में समय। और यहाँ कार्य कितना दे दिया है? कार्य दे दिया 1000 जूल। कार्य कितना दे दिया है? 1000 जूल दे दिया है। ठीक, और समय कितना है? 2 सेकेंड है। तो बाद बाकी देख लीजिए, भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। तो वही 500 वाट अपना आंसर हो जाएगा। 500 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। आपको लगाना है mgh। ठीक, बिना पूछे पकड़ ना लीजिए। यहाँ दे दिया स्थिति ऊर्जा निकालना है। ठीक, और स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। कितना बार बताए हैं? अब नहीं बताएंगे क्योंकि हमको बताने का मन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश होता है। मुक्त रूप से गिरावट, गिर रही है, बेग है उसमें, तो बेग है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के बेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका क्या बढ़ा है? इसका बेग बढ़ा है। किसी वस्तु के बेग 4 गुना बढ़ा है, स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगी। स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी। नियत रहेगी। प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्नानुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के बेग को 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, न कि स्थिति ऊर्जा में। अतः स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? साइकिल चलाते समय तो ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। उसके बाद देखिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है तो अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तो यह जब यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? जब यह भूमि को छूती है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। ठीक है, जब यह भूमि को छूती है, ऊंचाई पर है, जब तक ऊंचाई है तब तक स्थितिज ऊर्जा। ठीक, और ऊंचाई खत्म हो गया तो गतिज ऊर्जा। इस प्रकार देखिए एक मतलब ट्रिक भी इसको समझ सकते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। 50 kg द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो क्या क्या दे दिया? देखिए क्या क्या दिया है? ऊंचाई दे दिया है, एम दे दिया है, जी दे दिया है, तो mgh क्या दे दिया? mgh लगा देना है। mgh लगा देना है। सेम क्वेश्चन, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h यानी 4 ऊंचाई है, 4 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थिर ऊर्जा तो mgh लगा दीजिए। mgh लगा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 4 mgh। कितना हो जाएगा? 4 mgh हो जाएगा। चलिए उसका देखिए, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जब दिया गया है जी तो mg से लगाना है। सीधी सी बात है, ऊंचाई दे दिया, m दे दिया, g दे दिया, तो mg से लगा दीजिए। क्या दे दिया? मास द्रव्यमान दे दिया है, जी का मान दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है, तो mg से लगा दीजिए। उसके बाद 10 kg की वस्तु, सेम क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बारिश के दौरान जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऊंचाई के साथ ऊंचाई mgh, ऊंचाई तो mgh h लगा हुआ उसी में मतलब स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में इसको बना लेना है आपको mgh। वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो रोक लीजिए और बनाइए, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh के बराबर हो, mgh स्थितिज ऊर्जा बराबर ही होता है mgh पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद 10 kg की एक वस्तु इतना की गति से आगे बढ़ी तो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। पूरा खेला खत्म है, बाद में पूछा है क्वेश्चन, बताइए। हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा बराबर 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है तो वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी? वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम दे दिया है और वी दे दिया है, ठीक। तो हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए। क्या करना है? 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गति ऊर्जा धारण की है? तो 187.5। आपको बना लेना है गति ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर करके आपको कैलकुलेशन कर लेना है। देख लीजिए, बस कुछ नहीं है। 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है तो मतलब स्थिर ऊर्जा है। एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा दे दी है 480 जूल है, ठीक है। और ऊंचाई दे दी है, ऊंचाई ज्ञात करना है, जी का मान दे दिया है तो आपको mgh लगा देना है। जो दे वो फार्मूला, तो mgh लगा देना है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, और ये आपको कमेंट में आंसर करना है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण आपको, यह जो क्वेश्चन है इसका आप कमेंट में प्लीज आंसर करें, कमेंट करें इसका ज़रूर से ज़रूर। कार्य करने की सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। जब हाइड्रोलाइटिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी टरबाइन घुमाया जा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। उसमें निहित है कौन सी ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही बात है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, सही बात है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा नहीं, बांध के जल रुका हुआ जल है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा, रुका हुआ जल स्थितिज ऊर्जा। जब एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। गति ऊर्जा क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। वही दे दिया, एम दे दिया है, वही दे दिया, एम दे दिया है और भी दे दिया है। उसके बाद देखिए ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो दोनों क्या है? दोनों गति में है, दोनों गति में है तो दोनों गति ऊर्जा, दोनों वाहनों में गति ऊर्जा है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में, तो ऊंचाई दे दिया है मतलब mgh, तो उसी में ना ऊंचाई आता है, तो ऊंचाई आता है स्थिति ऊर्जा में। कौन में? स्थिति ऊर्जा में। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? जैसे जैसे ऊपर जाएगी मतलब हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। हाइट बढ़ेगी मतलब स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा। उसके बाद देखिए यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गति ऊर्जा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। सीधी सी बात है, वेग पर निर्भर करता है। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो बस एक ही तो भी है जो कि स्क्वायर में है, ठीक है। तो यह क्या है? 2 गुनी है। यह क्या है? 2 गुना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अपना आंसर 4 गुना। उसके बाद देखिए 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है। गति ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए। इसमें भी हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना है। द्रव्यमान दे दिया है, वेग दे दिया, हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है? 20 kg द्रव्यमान दे दिया है और 10 न्यूटन kg इन्वर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिर ऊर्जा होती है। वस्तु के चाहे mgh लगाइए ना जी, mgh, तो क्या हो जाएगा? 400 बराबर m कितना है? 20, m कितना है? 20। g का मान, तो g का मान कितना ले 10 ले लीजिए g का मान, ठीक है। और h ही तो पूछा है, ठीक। तो 1 0 2 0 से 2 0 खत्म, और 2 दूना हो जाएगा 4, तो 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। वैसे भारी भरकम दे देता है लेकिन आसान क्वेश्चन आसान रहता है। 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा निकाल लीजिए। mgh लगा दीजिए, mgh लगा दीजिए। जी का मान 10 रख लीजिएगा, चलिए। तीस मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले जो कि चित्र में गति ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए। गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना है, ठीक।
यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गति ऊर्जा कितने गुना, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो 4 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। उसका देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है और वेग इतना है तो गति ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ आपको mg से लगा देना, यहाँ आपको mg से लगा देना। स्थिति ऊर्जा m दे दिया है, g दे दिया है और वो स्थिति ऊर्जा दे दिया है, तो ऊंचाई पूछ रहा है, आपको लगा देना है mgh। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, तो गति के साथ गतिज ऊर्जा, गति के साथ गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से क्या समान है, एक तीव्र गति से आता कंकर किसी व्यक्ति को चोट पहुँचा सकता है क्योंकि खिड़की का कांच तोड़ सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, और किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा और तेज़ी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकता है, और हवा पवन चक्की के फलकों की ओर फलकों को चला सकता है। तो क्या है, सब में गतिज ऊर्जा है, सब गति में है तो गतिज ऊर्जा, सब गति में है तो गतिज ऊर्जा। उसके बाद है 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई आ गया तो mgh लगा दीजिए ना, mgh तो आपका आंसर हो जाएगा 3 mgh। बस बात खत्म कर दीजिए इसको। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी, तो गोली से कम होगी, गोली से कम होगी बंदूक की गति ऊर्जा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बंदूक की तुलना में जो गोली है उसका वेग अधिक होता है और वेग अधिक है तो गति ऊर्जा अधिक होगी। यहाँ आपको क्या करना है, mgh लगा देना है, बस mgh लगा देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ भी आपको क्या करना है, mgh लगा देना है। ऊंचाई दे दिया है, m दे दिया है, g दे दिया है, mgh दे दिया गया है तो mgh आपको लगा देना है। यहाँ भी m दे दिया है, ठीक है, h का मान दे दिया है और g का मान दे दिया है 9.8, तो यहाँ 9.8 को लगा कर आपको mgh लगा देना है और बना लेना है। सेम क्वेश्चन है, बना लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुँचती है, भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुँचती है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी, वस्तु में एक ऊंचाई की 1/4 वस्तु में क्या होगी, तो कम स्थिति ऊर्जा होगी और अधिक गति ऊर्जा होगी। कम स्थिति ऊर्जा, कम स्थिति ऊर्जा, कम स्थिति ऊर्जा कम और गति ऊर्जा अधिक, स्थिति ऊर्जा कम और गति ऊर्जा अधिक होगी। उसके बाद देखिए स्थिति ऊर्जा mgh, स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। और सही विकल्प को चलिए देख लेते हैं। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश, स्थिति ऊर्जा के डैश और गति ऊर्जा डैश। तो स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गति ऊर्जा घटती है, या स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और दोनों अच्छा ऑप्शन सेम ही है, बढ़ती है और घटती है, तो यही हो जाएगा अपना आंसर, स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, गति ऊर्जा घटती है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, कौन सी ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा। मुक्त रूप से गिर रही है, गति में है और गति में है तो गतिज ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है, तो बुलेट की यानी गोली की जो गति ऊर्जा होगी वह बंदूक की तुलना में अधिक होगी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन न हो जाए। तो गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है, तो स्प्रिंग से दबता है, तो देख लीजिए इसको। माना कि स्प्रिंग का दबा हुआ भाग कितना हुआ, 100 मीटर, द्रव्यमान है 2 kg और के का मान दे दिया है कितना, 1000 न्यूटन प्रति मीटर और भी दे दिया है, तो हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ kx स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ kx स्क्वायर लगा दीजिए, बाद बाकी हाफ mv स्क्वायर इधर हो गया और हाफ kx स्क्वायर इधर, तो k का मान दे दिया है कितना 10,000, x स्क्वायर का x स्क्वायर ही है, तो आपका काट पड़ के आ जाएगा आंसर 5.5 सेंटीमीटर, लगभग 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो साइकिल गति में होगा तो गतिज ऊर्जा, हीट होगा तो ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगी, ठीक। और यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस में स्थिर ऊर्जा होती है। इसमें रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, कौन सी ऊर्जा नहीं होती है उत्पन्न, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। चलिए तो ऊर्जा समाप्त होता है और ऊर्जा तक ही रहने देते हैं, एक पार्ट ऊर्जा का अलग से रहेगा।
इसके बाद बनेगा फिर द्रव्यमान वगैरह क्या क्या है, अभी बहुत सारा बचा हुआ है, इसको बाद में पढ़ते हैं। तब तक के लिए यहीं तक इतना ही रहने देते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।